नमस्ते। स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि हम वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो वॉरेन बफेट को देखो, क्योंकि वो रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड हैं। बट उनके उस चीज के बावजूद भी हम उनकी तरह इन्वेस्ट करके पैसा क्यों नहीं बना पाते, उसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो, मैं भी आप ही की तरह व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं वहां शुरू से देखता था कि भाई वॉरेन बफेट किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसी तरह से अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो क्या मैं उनकी तरह ग्रो कर सकता हूं, उनके जैसा नेटवर्क फ्यूचर में कभी अपने लाइफ टाइम में बना सकता हूं। तो उस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस मुझे फेस हुए जिसकी वजह से मैंने अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल को चेंज किया और वो चीज मेरे लिए काम नहीं कर पाई। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि उनका जो रिटर्न है, वो रिटर्न का जो परसेंट है वो इतना नहीं होता है जो हमारे लिए काम करे। क्योंकि टिपिकली व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो पैसा इतना नहीं था कि भाई नानी के घर गए और उन्होंने 500 रुपए हाथ में पकड़ा दिए, मामा जी ने कभी 100-200 हाथ में पकड़ा दिए। तो टिपिकली 2-4 हजार रुपए, 10-20 हजार रुपए अगर हो गए, तो वहां से अगर मैं 15-17-18% जो कि वॉरेन बफेट का टिपिकल रिटर्न था, उनके अगर आप टोटल रिटर्न की बात करोगे तो इसी टाइप का उनका रिटर्न था, कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं था। तो उस परसेंट का अगर हम रिटर्न बनाते हैं तो हमारे 8-10 हजार 20 हजार रुपए, और जो टिपिकल मिडिल क्लास हाउस में जो कम कैपिटल से शुरुआत होती है कि भाई 2-4 लाख 5 लाख रुपए अगर किसी के पास है, उस पर अगर वो रिटर्न बनाएगा तो उस रिटर्न से कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉब्लम यहां आ रही थी। बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे तो वॉरेन बफेट ने जो पैसा बनाया, वो पैसा बनाया उन्होंने बिजनेसेस को क्रिएट करके। वो छोटे छोटे बिजनेसेस को बनाते थे, कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा काम करते थे, वहां से पैसा ला करके वो इन्वेस्टिंग में डालते थे। वहां से उनको परसेंट वाइज भले ही रिटर्न ज्यादा ना बने, बट उनका पैसा सेफ रहता था। उनका जो मोटिव होता था वो पैसे को सेफली ग्रो करना होता था। बट अगर आप देखोगे हमारे पर्सपेक्टिव से कि भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से अगर आते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लेकर के, तो उसके साथ में अगर आप उस तरह से इन्वेस्ट करो कि भाई 12-15% का रिटर्न आए, तो आपका वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हो पाएगा उनकी तरह। बस आप अपने वेल्थ को सेव कर पाओगे कि भाई जितना इन्फ्लेशन है उसको बीट कर दिया, एफडी को बीट कर दिया। बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए आपको थोड़ा सा एग्रेसिव जाना पड़ेगा। वो वॉरेन बफेट के रूल्स के थोड़ा सा खिलाफ हो जाता है, क्योंकि मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी थी उनके रिगार्डिंग। तो यही चीज मेरे समझ में आई कि उन्होंने जो पैसा बनाया वो बनाया था बिजनेसेस से वो पैसा बना के लाए स्टॉक्स में, और वहां से वो कंसिस्टेंटली कंपाउंड किए। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग व्हेन ही वाज 11 ईयर ओल्ड। तो हमारे यहाँ तो भाई 20-22-25 साल तक होश ही नहीं रहता है कि भाई घर में पैसा है या फिर कुछ ना कुछ लाइफ स्टाइल चल रहा है। पढ़ने में इतना टाइम हो गया कि भाई ग्रेजुएशन खत्म करते करते ये सब चीजें दिमाग में आती हैं। तो जब तक ऑलरेडी आप 10-12 साल का जो कंपाउंडिंग है वो खो चुके हो, तो उस नजरिए से अगर देखते हैं तो हम उनकी तरह अगर इन्वेस्ट करेंगे तो एक तो टाइम पीरियड बहुत लंबा चाहिए। अगर आप देखोगे तो 90 ईयर्स अबव उनकी एज है, तो इतना लंबा टाइम स्पेन हो गया। तो अगर कम रिटर्न भी है तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट ऐसा है कि जिससे वो कंपाउंड होता चला गया। इसके अलावा उन्होंने जो बिजनेसेस बनाए, मेन उनका जो कैपिटल आया वो बिजनेसेस से आया, ना कि उनके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से उनका सिर्फ कंपाउंडिंग इफेक्ट आया। और जब आप बड़े अमाउंट के ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट लाते हो, तो बड़ा अमाउंट का अगर छोटा कंपाउंड भी होगा ना, तो वो बहुत बड़ा दिखने लगता है। तो बेसिकली वॉरेन बफेट का जो पैसा बना वो बना बिजनेसेस से और टाइम से, ना कि कैपिटल मतलब रिटर्न के परसेंट को बढ़ा के। बट अगर आप इंडिया में हमारे स्टॉक मार्केट को देखोगे और हम लोगों के पर्सपेक्टिव को देखोगे कि किस तरह से हम लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू रिटर्न बना के, तो वॉरेन बफेट के जो रिटर्न्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम पैसे को सेव कर सकते हैं बिजनेसेस करके, अगर हम पैसा लाए हैं। बट अगर हम यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं और एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना पड़ेगा, और वहां पर पैसे खोने का चांस भी होता है। बट जब तक आप खोगे नहीं, जब तक आपका पैसा बनेगा नहीं। बट ये वॉरेन बफेट के रूल्स के थोड़ा सा खिलाफ जाता है, क्योंकि उनका जो रूल था कि डोंट लूज मनी, रूल नंबर 1, और सेकंड रूल था कि डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो वो अगर चीज को हम फॉलो करेंगे तो भाई एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इनिशियली जब हमारे पास छोटा कैपिटल होता है, भाई 1-2 लाख 5 लाख रुपए किसी के पास है, उसको अगर वो बेस कैपिटल चाह रहा है कि भाई 10-20-50 लाख रुपए का मेरे पास बेस कैपिटल आए, उसके बाद मैं उसे अगर धीमे भी ग्रो करूंगा तो भाई 1-8 करोड़ के क्रॉस कर जाएगा, तो वो एक वर्थ इट अमाउंट होता है। लेकिन उससे कम में अगर आप 5 लाख रुपए पे ही 15% बनाओगे, तो भाई रिटायरमेंट तक 1-8 करोड़ बना के होगा क्या।
आप उसको यूज कब करोगे, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। इस वजह से मैंने अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मैं स्मॉल कैप्स में आया। एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस में मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी वॉरेन बफेट के रूल्स से, बट उनका वो जो रूल था डोंट लूज मनी, तो उसमें एक चीज मेरे को समझ में आया कि विदाउट लूजिंग मनी यू कैन नॉट मेक मनी। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें और अगर हम प्रोस्पेक्टिव रखें कि भाई हमारे पास कुछ कैपिटल है और हमें शेयर मार्केट से उसके मल्टीपल रिटर्न्स बनाने हैं, तो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे स्मॉल कैप में, जब तक आपका पैसा बनेगा नहीं। एटलीस्ट मैं तो पैसा उसी तरह से बनाया हूं जिस तरह से मैंने रिस्क लिया है। मुझे पता था मेरा 10 रुपए 5 रुपए रह सकता है, लेकिन अब जब तक 10 का 5 करवाने के लिए रेडी नहीं हो, जब तक वो 20 30 40 रुपए बनेगा नहीं, तो वैसे देखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे को डिफरेंस लगा। अगर आप कहीं से बिजनेस कर रहे हो या फिर कहीं से आपको मोटी सैलरी मिल रही है, वहां से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज फाइन। फिर आप उनके रूल्स पे चल सकते हो कि भाई टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक टाइप स्टॉक भर लिए, 12-14% का आपको रिटर्न बनना है। आप अमीर हो तो आप अमीर रह सकते हो, लेकिन आप छोटे कैपिटल से चाहो कि आप उनके रूल्स फॉलो करके अमीर बन जाओ, तो उसके लिए आपको कैपिटल लेके आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा या फिर कुछ और ऐसा काम करना पड़ेगा जहां से आप बाहर से कैपिटल लेके आओ। उनके रूल्स को लगा करके जो रिटर्न का परसेंट है वो काफी कम बनता है और सेफ बनता है, तो वो चीज को देखने वाली चीज है। इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो अमित जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग जी, फंबल कर रहा हूं भाई। अकॉर्डिंग टू ईपीएस ग्रोथ पर्सपेक्टिव विच कंपनी इज बेटर? ईपीएस ग्रोथ, आप थोड़े से होशियार हो गए, आप मतलब उसी तरह से क्वेश्चन पूछते हो तो मैं बता भी पाऊँ, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ के अकॉर्डिंग में बोलना कैमरे पे पॉसिबल होता है। तो परसिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो परसिस्टेंट में मैं पहले इनके शेयर्स बता देता हूँ कौन कौन से पूछना है। परसिस्टेंट, केपीआईटी, होम फर्स्ट, पॉलीकैब, फाइन ऑर्गेनिक, क्लीन साइंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं परसिस्टेंट से। तो परसिस्टेंट में भाई 20-22% का आरओई है और आप मेरे हिसाब से 18-20% के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पी ऑलरेडी इसका अच्छा खासा है, सस्ता नहीं मिल रहा है आपको। बट ये आईटी बैकग्राउंड से है, इंडिया में आईटी बहुत सॉलिड चलता है और परसिस्टेंट के बाद पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जहां से उसे बिजनेस मिलेगा और उसका जो नेम है वो बहुत अच्छा डेवलप हो गया। और मिड कैप सेक्टर में परसिस्टेंट एक अच्छा नाम है जिसको आप कंपनी में ट्रस्ट कर सकते हो। और आरओई आपका 20-22% के आसपास मिल जाता है। ईपीएस ग्रोथ आप 18-20% के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा मिले तो भाई बोनस है, लेकिन इससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन रखना एक ठीक चॉइस नहीं होगी। तो भाई 20-22% के आसपास का ईपीएस ग्रोथ आप सोच के चल सकते हो। एज पर आरओई वो लॉन्ग टर्म चलेगा भी। केपीआईटी बहुत अच्छी कंपनी है। केपीआईटी बेसिकली करता क्या है कि मैंने पास्ट में भी इसके बारे में वीडियोस में बात करी है पूरे ढंग से बड़ा करके, बट अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। केपीआईटी बेसिकली इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जो मैकेनिज्म लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सारा सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उस सब के पीछे का जो टेक्नोलॉजी होता है वो सब प्रोवाइड करता है। और अभी वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है इंडिया में दिस ईयर, एंड फ्यूचर प्लान्स हैं इसके चाइना में एक्सपेंड करने के लिए। तो ग्लोबल जा रहा है और इंडिया में आप देख रहे होंगे कि पहला जो बजट था लोगों का गाड़ी खरीदने का, दैट इज अबाउट 5 to 8 lakhs 10 लाख रुपीज, वो अब 20 से 25 लाख रुपए के आसपास पहुंच रहा है। क्योंकि आप देख रहे होंगे XUV 500, टाटा हैरियर और क्या बोलते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये सब गाड़ियां वेटिंग में चलती हैं 2-2 3-3 साल की। और आप देखो हर एक के अंदर पैनल लगा होता है, इतना बड़ा एलईडी स्क्रीन है, उसके अंदर इतनी सारी टेक्नोलॉजी है। वे आपकी जेब में चाबी रखी हुई है, आपने आके गेट खोल दिया, गाड़ी समझ गई कि आपकी जेब में चाबी है, आप मालिक हो। तो उस सब में टेक्नोलॉजी लगती है, सिक्योरिटी फीचर्स लगते हैं। तो वो सब पे काम कर रहा है और काफी एग्रेसिवली काम कर रहा है, काफी एडवांस काम कर रहा है। तो काफी अच्छी कंपनी लगती है। इसमें भी आप 20-22% के आसपास, 25% के आसपास जो आरओई है, आरओई तो एक्चुअली 21-22% है, बट ग्रोथ आप इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आप ईपीएस ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, बट अगर शेयर के चलने की बात करेंगे तो इसका जो पी है वो थोड़ा सा हायर साइड पे लगता है। बट अगर आप कोई अच्छे शेयर लोगे, अच्छी क्वालिटी का बिजनेस लोगे, तो उसका पी सस्ता नहीं मिलेगा। सस्ता जनरली कब मिलता है? या तो मार्केट डाउन है जब मिल सकता है, या फिर बिजनेस में कुछ अनसर्टेनिटी है, कोई रिस्क है जो भी सॉल्व नहीं हुई है, उस टाइम पे मिल सकता है। बट अभी काफी सॉलिड लगता है और फ्यूचर प्लान्स भी काफी अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ये एक अच्छा बैट हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा देखते हैं होम फर्स्ट हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग शेयर है। अफोर्डिंग हाउसिंग पे काम करते हैं, 25 लाख से नीचे का जो लोन होता है उस पर काम करते हैं। हमने पास्ट में भी इसके बारे में बात करी है। और जो फर्स्ट हाउस अपना परचेज करते हैं, सैलरीड पीपल, उन लोगों को अप्रोच करते हैं, वहां से अच्छे मार्जिन कमाते हैं।
और एनपीए जो इनका होता है, पैसा मरने का चांस, वो काफी कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि हाउसिंग लोन है, अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो वो आपका घर रख लेंगे, और घर से कम ही पैसे का लोन देते हैं। जो बैंक के फॉर्मूलाज होते हैं, एनबीएफसी के फॉर्मूले होते हैं, वो इसी टाइप से होते हैं कि भाई घर की वैल्यू हमेशा लोन की वैल्यू से ज्यादा ही होती है, तो वैसे करके सेफ लगता है। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो भाई 6-7 हज़ार करोड़ रुपए की आई थिंक मार्केट कैप है, हमारे पोर्टफोलियो में भी ये हो सकता है, तो वहां से इसका मेरे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखता है, 22-25% का दिखता है, और 30-32 का पी है, तो भाई 35-37 का बजाज फाइनेंस का पी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई पी थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है। पी एक्सटेंड हो सकता है, और इसके अलावा 40-50 तक का पी, 60 तक का पी इसका पहुंच सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स फ्यूचर प्लान्स, और जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की इसके लिए फ्यूचर में, क्योंकि रेंट पे लोग रहते हैं, उनने गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, अब उसको अपना घर लेना है, जो बंदा पैसे को कमा रहा है, तो वहां से वो इनसे फाइनेंस कराता है सीधा, मंथ टू मंथ उन्हें पे करते जाएगा, और यहाँ अपने 20-25 लाख रुपए में घर तैयार हो जाता है। इसी से रिलेटेड है इनका अगला शेयर पॉलीकैब। पॉलीकैब मेनली 90% जो इसका सेल है वो वायर्स से आता है। वायर्स जो स्विच वगैरह के अंदर आपके वायर्स जाते हैं कॉपर के, वो वायर्स पॉलीकैब डोमिनेट करता है। अगर आप हैवेल्स को देखोगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो 1000 करोड़ रुपए के आसपास है, उसको बीट कर दिया है, 1250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया है इस साल, तो प्रॉफिटेबिलिटी में बीट कर दिया है, बट उसका पी ज्यादा है, तो मार्केट कैप के मामले में और पॉपुलैरिटी के मामले में हेवल्स अभी ऊपर है। कि भाई अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करोगे कि हेवल्स या पॉलीकैब, तो मोस्टली लोग हेवल्स की बात करते हैं, बट वो इस वजह से क्योंकि वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज या फिर काफी सारी और चीजें और सेगमेंट्स में भी है, तो रिटेल से ज्यादा उसका थोड़ा लगाव है, इस वजह से उसका पी थोड़ा हाई रहता है, लोगों का ट्रस्ट ज्यादा है। बट पॉलीकैब की अगर हम बात करें तो भाई इंटरनेशनली एक्सपेंड कर रहा है, जैसा मैंने पास्ट में भी बताया था, 1100 करोड़ इनके बैलेंस शीट में, इनके प्रमोटर्स जिस बारे में बात करते रहते हैं, और 500-700 करोड़ रुपए ये अभी एक नई फैक्ट्री में लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो फैक्ट्री इनकी अभी 5-7 ऑलरेडी 5-7 नहीं शायद 25 फैक्ट्री, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इतने सारे शेयर्स में, बट एक न्यू फैक्ट्री ये लोग लगा रहे हैं जो मेनली बनी होगी एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिटी के जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हो तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, आपको क्वालिटी एक लेवल पर लानी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं। उसमें कैपेक्स में इनका 500-700 करोड़ रुपए जा रहा है, और कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है, तो वहां से ग्रोथ अच्छा दिखता है। पी भाई 50 के आसपास का है, तो सस्ता तो नहीं है, बट जिस तरह का ग्रोथ शो कर रहा है, बहुत एग्रेसिव ग्रोथ है। ईपीएस ग्रोथ आप 30%, 35% आइडिया मान के चल सकते हो, भाई ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर आप एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हो और रिस्क भी कम लेना चाहते हो, तो भाई पॉलीकैब मेरे को एक अच्छा प्लेयर लगता है, हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है। आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद लें। मुझे पता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है जब भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट यार पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो ऐसे ही करके बोलना पड़ता है, बाकी आप समझदार हो यार। फाइन ऑर्गेनिक एक्चुअली हमारी एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है, मेरे फादर आइसक्रीम की फैक्ट्री रन करते हैं, तो फाइन ऑर्गेनिक के कुछ ना कुछ केमिकल्स हमारी फैक्ट्री में आते रहते हैं, तो बेसिकली मैं भी देखता रहता था कि क्या है कैसा है, मैंने भी जब ही नाम देखा था, बट इसका जो कंजप्शन है उसको हम रिटेल वाले लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स समझ नहीं सकते, हम नंबर्स से पता लगाते हैं। तो अगर हम नंबर्स को देखें तो भाई बहुत सॉलिड ग्रोथ दिखता है, 20-25-30% का भी ग्रोथ आ सकता है, बट ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा इस बारे में आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है कि भाई अल्टीमेटली केमिकल की बात है, अगर ये केमिकल्स फ्लक्चुएट करती है इसकी डिमांड, या फिर कुछ भी चेंज होता है, तो हम उसको समझ नहीं सकते। जैसे कि भाई देखो पॉलीकैब और होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में बात करी, तो इसको तो हम समझ सकते हैं कि भाई हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग का बिजनेस है, उसी के अंदर पॉलीकैब है, उसी के अंदर आपका होम फर्स्ट है। तो भाई अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है कि गवर्नमेंट ने नई कोई पॉलिसी निकाल दी, या फिर रोड बनाने का जो बजट है वो कम है, तो रोड कम बनेंगे ना तो भाई घर भी कम बनते हैं, क्योंकि अगर वहां जाने के लिए साफ रास्ता नहीं होगा कि गाड़ी चली जाए, तो घर कोई वहां बनाएगा ही क्यों, बोलेगा अरे छोड़ बाद में बनाएंगे, कौन गाँव में जाके रहेगा, ना रोड है पक्की ना वो ऐसा है, तो उस तरह से देखना चाहिए। बट इस साल जो आप बजट देखोगे उसमें रोड्स को बनाने के लिए काफी अच्छा पैसा आया है, मतलब पास्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा पैसा आया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए, इस वजह से मैं दोनों शेयर्स पे बुलिश था। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लें। और क्लीन साइंस के बारे में बात करते हैं। क्लीन साइंस भी भाई केमिकल बेस्ड है, कुछ ना कुछ मैंने देखा था इसके बारे में, केमिकल्स वगैरह में ये लगा हुआ था। अगर नंबर्स की बात करें तो बहुत एग्रेसिव लगता है, बहुत अच्छा ग्रोथ लगता है।
ईपीएस फटा जा रहा है, आपको तगड़ा ग्रोथ मिलने वाला है। कुछ 3 4 5 साल पहले इन लोगों ने अपना ईपीएस जो है वो उनका क्रैश हुआ था, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि इक्विटी डाइल्यूट किया होगा, या तो कुछ बोनस वगैरह दिया होगा, या फिर इंटरनली इक्विटी कुछ डाइल्यूट करके कंपनी में पैसे रेज किए होंगे, ऐसा कुछ होगा। बट अगर आप करंट नंबर्स की बात करो तो देखो यार, केमिकल बेस्ड जो बिजनेसेस हैं उसमें नंबर्स को ही देख सकते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को हमें समझ में आने वाला नहीं है कि भाई केमिकल करते क्या है। मैं कुछ ना कुछ आपको कोई और कहानी सुना दूं कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, आपको भी पता है भाई, मुझे भी पता है कि भाई केमिकल की बात है, किसी को समझ में आना नहीं है कि कहाँ एक्चुअली ये यूज होगा, क्योंकि केमिकल्स में कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है, इसकी डिमांड कंसिस्टेंट नहीं रहती है। बट अगर आप 2 3 साल 4 साल का ग्रोथ देखो तो क्लीन साइंस मेरे को काफी अच्छा ऑप्शन लगता है। इसमें आप बोल रहे हैं कि अमित जी बोल रहे हैं 5-8 ईयर व्यू के लिए टॉप होल्डिंग में किसको एज्यूम कर सकते हैं। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्रेसिव बेट लेना चाहते हो या फिर आप डिफेंसिव बेट लेना चाहते हो। अगर आप एग्रेसिव बेट लेना चाहते हो तो भाई आई थिंक होम फर्स्ट एक अच्छा ऑप्शन रहेगा मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए। एजुकेशनल पर्पज यार थोड़ा याद रखना, बाकी आप अपना एनालिसिस खुद करें। होम फर्स्ट मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एक्सप्लोसिव ग्रोथ के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अगर आप डिफेंसिव प्ले करना चाहते हैं तो आई थिंक पॉलीकैब आपका ग्रोथ भी अच्छा देगा और डिफेंसिव भी रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मिड कैप है और होम फर्स्ट एक स्मॉल कैप है, तो वैसे करके देखना चाहिए। इसके अलावा सुरेश जी बोल रहे हैं पूना वाला एंड टीवीएस के बारे में एडवाइस प्लीज। तो चलो डिस्कस करते हैं भाई। पूना वाला अगर आप नंबर्स देखोगे तो बहुत डिस्टर्बिंग नंबर्स हैं भाई। एमएसएमई को फाइनेंस करते हैं, एमएसएमई मतलब स्मॉल मीडियम जो बिजनेस होता है उनको पैसा देते हैं बिजनेस बनाने के लिए। पूना वाला एंड टीवीएस, ओके। तो एमएसएमई को पैसे देते हैं तो उसमें एनपीए का दिक्कत रहता है कि भाई अगर बिजनेस फेल हो गया तो वो तो भाई हाथ खड़े कर देगा, बैंकरप्ट दिखा देगा कंपनी को, तो वहां पर पैसा कैसे बनेगा। इसी के वजह से शायद इसके फंडामेंटल्स भी कुछ ना कुछ लुढ़के पुड़के दिखते हैं। मुझे पता है आप इसको क्यों देख रहे हो, आपको साल 2 साल में अभी इसका रिटर्न एकदम ऐसे ही करके जाता हुआ दिखा है। वो किस वजह से मैं आपको बताएगा हूँ। पास्ट के इसके नंबर्स बहुत डिस्टर्बिंग थे, वो नंबर्स जो डिस्टर्बिंग थे वो डिस्टर्बिंग नंबर्स में रिकवरी आ गई है, आपको इस वजह से दिख रहा है। लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते, क्योंकि आप इसका अगर टॉप लाइन देखेंगे, टॉप लाइन कंसोलिडेट मार रहा है, क्रैश कर रहा है, कभी कुछ ना कुछ कर रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर रहा है। जब भी कोई शेयर कंसिस्टेंटली टॉप लाइन ग्रो नहीं करती तो उसका मार्केट शेयर नहीं है, वो मतलब बाकी सारी कंपनीज उसको डोमिनेट करके मार्केट से बाहर फेंक देंगी। तो अगर किसी का टॉप लाइन में दिक्कत है तो भाई उससे थोड़ा सा दूर रहना। अगर आप साइकिल्स में पैसा बनाना चाहते हो कि भाई 6 महीने पहले लिया, 6 महीने में इस टाइम पर ये बिजनेस उठ सकते हैं तो यहाँ से फाइनेंसिंग होगी, ऐसा करके पैसा बना लूं, भाई मैं नहीं कर पाता ये काम। अगर आपका ग्रिप इसमें अच्छा है तो आप देख सकते हो, बट अगर लॉन्ग टर्म से आप देखोगे तो टॉप लाइन बड़ा डिस्टर्बिंग है। और आरओई की बात करें तो 9-9.5% का आरओई है। 9-9.5% का आरओई कुछ नहीं होता भाई, उससे कोई ग्रोथ नहीं आता। 15% तो आपको इंडेक्स में मिल जाएगा, क्यों दिमाग लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगर आप साइकिल्स के बारे में बात कर रहे हो तो आप देख सकते हो। टीवीएस के बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक ये टीवीएस वो वाला है जो आईपीओ आया था अभी टीवीएस का, टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ। तो बेसिकली उसमें प्रॉब्लम ये थी कि B2B का बिजनेस था, मार्जिन्स इनके बहुत कम थे, इसी वजह से कुछ ना कुछ फंडामेंटली प्रॉब्लम लग रही थी और स्केलेबिलिटी मेरे को दिख नहीं रही थी, और कंपनी डेट में पैसा डाले जा रही थी और बड़ा डिस्टर्बिंग सा था। तो भाई फंडामेंटली मेरे को बर्बाद सा लगता है। आप अभी लिया, महीना भर में आपको लग रहा है कि भाई ये डील होगा, ये ऐसे होगा, आपको अगर ग्रिप है उसमें तो आप बेच सकते हो, देख सकते हो उसको। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आई थिंक आपको थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज देखनी चाहिए, छोटी कंपनी में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप बहुत एडवांस नहीं हो, आपको मिड कैप में थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। और अगर आप सोचो कि भाई मैं तो थोड़ा ज्यादा पैसा ला रहा हूँ, नॉलेज मुझे कम है, तो भाई इंडेक्स में डाल दो, 15% आपकी मशीन चलती रहेगी और आपका 10% 20% पैसा निकाल लो, और वहां से आप इसमें थोड़ा बहुत अपना चेक करते रहो। अपने जैसे मेरा वीडियो देख लिया, कुछ समझ आया आपको चीजें, फिर आपने कुछ अपना एनालिसिस किया, वहां से शेयर लिया। आप बड़ा अमाउंट अभी इसमें मत डालो, क्योंकि उससे होता क्या है कि भाई मान के चलो आप 2-4-5 लाख रुपए कहीं से जुगाड़ करके लाए हो कि भाई इधर उधर से कहीं सैलरी में से बचाया, फिर आप कोई छोटा मोटा अगर कुछ बिजनेस करते हो तो वहां से लाया। मेरे को आपके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर आप छोटे शेयर्स में डालोगे तो वहां से आपका पैसा अगर एक बार बर्बाद हुआ, खत्म हुआ, तो एक आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा और आप कहाँ से ला रहे हो पैसा, कैसे ला रहे हो। आप दोबारा अगर कैपिटल नहीं ला पाए तो आपका कैपिटल यहाँ पर वाइप आउट हो सकता है। तो इस तरह से देखना चाहिए।
ट्रेडिंग और जो शॉर्ट टर्म टाइप के जो बेट्स होते हैं, ये फंडामेंटल पे ग्रिप अगर हो तो आप लें, अगर फंडामेंटल पे ग्रिप ना हो तो इनके चक्कर में ना पड़े। आप इंडेक्स में अपना मोस्टली पैसा रखें, बाकी आप 10-20% पैसा निकाल रहे हैं और उसके बाद आप कुछ ना कुछ शेयर्स खरीद के अपना एक्सपीरियंस बनाएं। आप हमारा वीडियो देखें तो वहां से आपको कुछ ना कुछ एक नई चीज के बारे में बात करेंगे हम कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। जैसे मैंने आपको कुछ ना कुछ अभी इस वीडियो में बताया कि भाई ओवरऑल मैंने किस तरह से इन्वेस्ट किया, तो वैसा करके देखना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार, सब्सक्राइबर्स थोड़ा स्टक हो गए हैं तो उनको थोड़ा बढ़ाते रहो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।